अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत कश्मीर के हालात से लेके वाक़ात तक हमारी नज़र, और इन्हीं हालात के बीच में शोपियां के अगलर में आज बाद दोपहर गोली चलने का वाक़ा भी पेश आया है। बताया जाता है कि मिलिटेंटों ने फोर्सेस की एक पार्टी पर हमला किया, गोलियां चलाई। ताहम इस गोलीबारी में किसी की तरह के माली और जानी नुकसान की खबर नहीं है और आखिरी खबरें मिलने तक इलाके का क्रैकडाउन जारी था, जिस दौरान इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की जा गई थी। ये सूरत हाल का एक पहलू, लेकिन सूरत हाल का दूसरा पहलू भी है। पिछले 3 दिनों से जब से कश्मीर में गुपकार अलायंस की मीटिंग हुई है, उसके बाद से कई तरह की बातें भी की जा रही हैं। अफवाहें कुछ कहते हैं, कुछ स्पेकुलेशंस कहते हैं, वो सिलसिला भी बराबर जारी है। और उन्हीं अफवाहों, उन्हीं स्पेकुलेशंस के बीच में खबरें यह निकल के आ रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ा होने वाले की तस्दीक कहीं से ना भी हो, लेकिन कुछ इस तरह के अंदाजे मिल रहे हैं, कुछ उस तरह की खबरें मिल रही हैं कि कुछ बड़ी बात होने वाली है। और ये बड़ी बात कुछ क्वार्टर्स ये भी बता रहे हैं कि फ़ायदे की बात है, मुस्बत सोच पैदा हो रही है। और मुस्बत सोच के हवाले से खबरें जो निकल के आ रही हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का इंडियन एक्सप्रेस अखबार हो, हिंदू अखबार हो, या वायर का मैगजीन हो, या उसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी इदारों के या छपने वाले अखबार हूँ, सबके हवाले से खबरें निकल के आ रही हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। और इस अच्छा होने वाले में लोग अलग अलग तरीके से अंदाजे लगा रहे हैं। अच्छा लगाते हुए कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 ना सही 371 72 का नाम देके कुछ नया दिया जा रहा है। उसके साथ साथ स्टेटहुड की बात भी की जा रही है। कुछ बता रहे हैं इंतखाबात की तारीख भी मुकर्रर हुई है। और ये भी बताया जाता है कि साथ में कोविड को जोड़ते हुए बताया जाता है कि अगर कोविड की रफ्तार इसी तरह से रही तो फिर दिसंबर में इंतखाबात हो सकते हैं। और फिर खबर, बड़ी अच्छी खबर, पॉजिटिव खबर पाकिस्तान से आई है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद आज उस वक्त दिखाई दी जब पाकिस्तान की असम्बली ने बाज़ाब्ता तौर पे बिल भी पास किया। और पाकिस्तान की जनरल असम्बली में आज हुए बिल में की मंजूरी मिलने के बाद कुलभूषण यादव को बाज़ाब्ता तौर पे अब आखिरी मौका भी दिया गया है। और साफ जाहिर है, बताया जाता है कि पाकिस्तान के इमरान खान और हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान ट्रैक 2 पर होने वाली बातचीत के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। और कहीं न कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद भी है। पाकिस्तान में कुलभूषण यादव जो 2017 से लेके आज तक सारा मामला खटाई में पड़ते हुए कभी पाकिस्तान उसको दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में फांसी भी दे चुका है, फांसी की सज़ा भी सुना चुका है। वहीं बैनुल-अक़वामी मामला तक ये मामला पहुंचने के बाद अब बताया जाता है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव की रिहाई का एक रास्ता फराहम करते हुए कौमी असम्बली में आज बाज़ाब्ता तौर पे बिल भी पास की। और ये बिल ख़ास तौर पे कुलभूषण यादव को रिहाई फराहम करने के हवाले से पास की गई है। और यही माना जा रहा है कि कुलभूषण की रिहाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतर पेशरफ्त की उम्मीद है। और इसी उम्मीद के बीच में बताया जाता है कि बैनुल-अक़वामी सतह की सालसी और उस सारे के बीच में सऊदी और उसके साथ साथ अरब इमारात का मामला, और ये मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान को और करीब लाता जा रहा है। और उस कुर्बत में कश्मीर सारे फर्ज है। और यूं कह सकते हैं, कुछ तज्ज़िया निगार ये भी कहते हैं कि आने वाले दिन कश्मीर के हवाले से अच्छे साबित हो सकते हैं। ये कश्मीर के हवाले से हालात, लेकिन आपको बताते चले कश्मीर में अंदर के हालात के हवाले से कल ही एक बयान या यूं कहीं एक कुछ ऑर्डर श्रीनगर के शहरी ख़ास या ऊपरी इलाके में हुए, और सनवार के आसपास के इलाकों में कुछ जो ऑर्डर्स हैं उस हवाले से बताया गया कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए हुक्मनामा जारी है। और इसी हुक्मनामे पर पीडीपी ने नाराज़गी का इज़हार किया। श्रीनगर में आज पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्ज़ामात दिल्ली पे लगाए, और दिल्ली पर इल्ज़ाम आयद करते उन्होंने बताया कि जहां पहले ही कश्मीर को मरकज़ी सरकार सियासी तौर पर फालिज ज़दा कर चुकी है, वहीं उनका इल्ज़ाम था कि कश्मीर को नई दिल्ली एक ख़ास मंसूबे के तहत इकनॉमिकली ड्रेन भी करना चाहती है। और सुहेल बुखारी ने श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में जहाँ इकनॉमिक सिचुएशन ख़राब है, वहीं अफवाहें भी उस तरह की उड़ रही हैं, और इन अफवाहों पर भी सरकार की खामोशी लोगों के कान खड़े किए हुए है। उन्होंने बताया, सरकार को मशवरा दिया कि ये खामोशी बहुत से लोगों को चुभ रही है और इस खामोशी को तोड़ने के लिए सामने आना चाहिए। पिछले कई दिनों से आपने भी देखा होगा, बतदरीज न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, जिनके मुताबिक श्रीनगर कंटोनमेंट बोर्ड
उस इलाके में जिसमें सोनवार इंदिरा नगर वगैरह का इलाका आता है, वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लीवे करना शुरू कर दिया है। यानी एक शख्स जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, जद्दोजहद करता है और उसके बाद अपना एक घर बनाता है, अब उससे उस घर के ऊपर भी टैक्स वसूला जा रहा है। और इस वक्त ऐसे हालात में जबकि सरकार को या जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी, उनको आगे आकर इन परेशान हालात में इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। एक तो ये शख्स पहले से ही परेशान है, इसके पास पैसे नहीं हैं, 2 साल से काम नहीं हो रहा है, उस पे तो रही है कि अब हम इससे इसी की प्रॉपर्टी का टैक्स भी आज ही वसूलेंगे। तो साफ लगता है कि ये उसी एजेंडे का एक हिस्सा है जिसकी गर्ज़ो गायत ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को सियासी तौर तो था ही, इक्तिसादी तौर भी कमज़ोर कर देता है। तो हम ये चाहते हैं और हम ये आपके वसातत से सरकार और जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं उनको कहना चाहेंगे कि ये जो आर्बिट्ररी डिसीजन लिया गया है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए, बजाय इसके कि लोगों की माली मावनत हो, जो कमज़ोर तबका जात हैं उन पे ये बारे दिगर जो है ना डाला जाए और उनको मज़ीद परेशान ना किया जाए। चलिए, ये एक पहलू जिंदगी का, लेकिन दूसरा बड़ा पहलू, हम कोविड की बात लगातार कर रहे हैं, उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, लगातार ग्राफ कम होता जा रहा है, अमवात की तादाद भी जम्मू कश्मीर में शरह कम हो रही है, रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है, पॉजिटिव केस की तादाद भी अब कम होती जा रही है। और ओवरऑल देखा जाए, इंतजामिया से लेकर अवाम ने मिलकर जो कोविड का मुकाबला किया है उसके भरपूर नताज भी आए हैं। लेकिन आज जुम्मे का दिन और जुम्मे के हवाले से कल शाम को ही मालूम हो गया था कि आज कोरोना कर्फ्यू नाफिज रहेगा और आज सुबह से लेके बाद दोपहर तक कर्फ्यू की जैसी सूरत हाल ना सही, लेकिन बंदिशें आयद रही और इन बंदिशों के दौरान आम लोगों को बाहर जाते आते जाते पूछताछ भी होती रही। सड़कों पर वो हंगामा, वो चर्चा नहीं देखने को मिला जो अनलॉक के दौरान देखने को मिला था। और इंतजामिया आज सड़कों पर थी, कुपवाड़ा से लेके शोपिया तक और पुलवामा से लेके बारामूला तक इंतजामिया सड़कों पे, श्रीनगर में भी इंतजामिया सड़कों पे और कुपवाड़ा में एसएसपी डीसी सड़क पे सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। हंदवाड़ा में भी यही सूरत हाल थी, बारामूला में भी जिला तरक्याती कमिश्नर सड़क पे था और सड़क पे रहते हुए उन्हें ज़मीनी हालात को समझने और परखने की कोशिश की। और जिला इंतजामिया बांडीपोरा भी इस सारे मामलात को एक झलक शहर श्रीनगर से लेके वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां आज इंतजामिया आंटो सड़कों पे और सड़कों पे कोरोना कर्फ्यू को नाफिज करने की अमलाते हुए और सूरत हाल देखते हुए। और नाज़रीन, दिलदोज मामला भी आपको बताते चलें। ये कल शाम का वाक़ा है, रात 11 बजे करीब बारामूला के नूरबाग के इलाके में आग की खौलनाक वारदात पेश आती है और इसमें 1 दर्जन के करीब से ज़्यादा मकानों को नुकसान होता है, ढांचों को भी नुकसान पहुंचता है, दुकानों को भी नुकसान पहुंचता है। और रात भर ज़िला इंतज़ामिया बारामूला सड़क पर रही, आग बुझाने का काम भी शुरू किया गया, फौज भी यहाँ पहुंची, पुलिस ने भी अपना रोल निभाया और इस रोल निभाते हुए मुकामी लोगों ने भी भरपूर कोशिश की और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अमले ने अनथक मेहनत करने के बाद इस आग को काबू तो पाया। लेकिन बताया जाता है कि गैस के 1 सिलेंडर से बनी ये सारी सूरत और इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। और सबसे ज़्यादा मार गरीब तबके के लोगों को पड़ी, उन लोगों को जिनके जो बैंक के कर्जों से कुछ ढांचे खड़ा कर चुके थे, उन लोगों को मार पड़ी जिनको कमाई का कोई जरिया नहीं है और इन्हें खाक पर बिठाने वाली ये आग रात करीबन 11 बजे लगी और पूरा अमला
चाहे वो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का हो, ज़िला इंतज़ामिया का हो, पुलिस का हो, फौज, सीआरपीएफ या दूसरी टुकड़ियाँ हों, सब ने कोशिश की, मुकामी लोगों ने भरपूर मेहनत की और लोकल नौजवानों ने जिस तरह से इस आग बुझाने में रोल अदा किया वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन आग थी और आग खाक पे बिठा देती है और लगभग 1 दर्जन से ज़ायद घरानों को यहाँ पे खाक पे बिठाया। बताया जाता है कि 30 के करीब फैमिलीज़ को यहाँ पे अब नुकसान हुआ है। ये बहुत ही दिलदोज हादसा बारामूला में और बारामूला के नूरबाग के इस हादसे में जिस तरह से इंतज़ामिया ने रोल किया वो भी काबिल तारीफ़ है। और एक रोल हमें रईस का भी देखने को मिला। दिल का रईस बारामूला का एसएसपी है और इस रईस ने पिछले दिनों भी एक कारनामा दिखाया था। सोशल मीडिया पर वो तस्वीर बहुत ही वायरल हुई थी, लोगों ने खुशी का इजहार किया था, तारीफ़ों के रईस के पुल बांधे थे। और आज भी रईस ने जवामर्दी का काम किया। रात को जब आग लगी, पुलिस को पता चला, फ़ौरन रईस खुद मौके पर पहुंचा और रईस अहमद ने यहाँ पे जो मेहनत की, रात भर आग बुझाने में खुद अपना रोल अदा किया। बताया जाता है, कुछ लोगों ने बताया कि रईस खुद पानी भी ढो रहा था, लोगों को भी बढ़ आगे ले जा रहा था। तो साफ जाहिर है जवान और हमारे जवान इन हालात में जिस तरह से काम करते हैं वो काबिल तारीफ है। और बारामूला के एसएसपी रईस अहमद की आज के इस वाक़े पर भी तारीफ न की जाए, उनकी हौसला अफजाई न की जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। हकदार है, मुस्तहक है वो तारीफ़ों का। और हम खुले दिल से ये एतराफ़ भी करते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो जिस तरह से कौम की खिदमत करती है वो दूसरे लोगों में उतना दमखम नहीं है। हमारे लोग बहुत काम करते हैं लेकिन हमारे लोग कुछ जगहों पे कुछ पीछे भी रह जाते हैं। मिसाल पुलवामा की दे हम, पुलवामा के इलाके में डंपिंग साइट्स बनाई गई हैं और ये डंपिंग साइट्स कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब भी है, क्योंकि यहाँ पे जो कूड़ा कचरा जमा किया जाता है उसको अक्सर कम ही उठाया जाता है। और जब कूड़ा कचरा जमा होगा तो फिर वहाँ पे साफ जाहिर है कुत्ते भी आ जाएंगे, मक्खियाँ भी आ जाएंगी, इलाके के लोगों के लिए परेशानी भी होगी। और इसी परेशानी को लेके मुकामी लोगों में गम गुस्सा भी पाया जाता है। तमाम म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा की चेयरमैन ने इस वाक़े पर बताया कि मामला नोटिस में आ चुका है, जल्द से साफ किया जाएगा। हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कीप द प्लेस हाइजीनिक। हम रोज वहाँ ये फिनाइल वॉश करते हैं इर्द गिर्द। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी हैव प्रपोज्ड प्लान ऑफ 4 lakhs फॉर द आउटर वॉलिंग ऑफ दैट स्पेस सो दैट कि पीपल को, लोगों को दिक्कत न हो। देखिए एक्चुअली वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, तो हम नहीं चाहते कि लोगों को दिक्कत हो जाए, बट वी हैव ऑल्सो, हमें भी कुछ काम करना है कि हम वी आर प्लानिंग डंपिंग साइट। तो जब तक वो ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि लोगों को दिक्कत न हो। चलिए, ये पुलवामा के लोगों को परेशानी, लेकिन कांग्रेस को भी परेशानी है। एक तो इक़्तिदार से बाहर है, उस पर उनकी सुनी नहीं जाती है और फिर लोगों के मसाइल भी वो सामने लाने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं मसाइल के बीच में महंगाई एक बड़ा मसला है और इसी महंगाई को लेकर कांग्रेस भी सरापा एहतजाज है। और कांग्रेस ने आज श्रीनगर से लेकर वादी और वजीर स्टेट यानी जम्मू मुख्तलिफ इलाकों में महंगाई मुखालिफ नारेबाजी भी की और महंगाई की मार के हवाले से बताया कि महंगाई पर कंट्रोल करने में कोई भी कसर सरकार, कोई भी काविश सरकार की नजर नहीं आ रही है। और नारेबाजी करते हुए जहां बीजेपी के खिलाफ भी कांग्रेस ने मोर्चा बनाए रखा, वहीं महंगाई के हवाले से बताया कि सरकार महंगाई हो या दूसरा कोई महाज, हर महाज पे नाकाम हुई है। चलिए, ये महंगाई की मार और महंगाई की मार पड़ती ही जा रही है। कुछ लोग बताते हैं कि महंगाई 7वें आसमान को छू रही है, लेकिन हम एक और पहलू पे आपको बाखबर करते हैं और हम कहते हैं कि तोहमतबाजी से बहुत से घराने ख़राब हो सकते हैं। हम आपको नाज़रीन ये अगला मामला दिखा रहे हैं। ये तोहमतबाजी आप इसे कहें या हकीकत है, ये क्या कुछ है फैसला आप करेंगे, फैसला अदलिया को करना है, लेकिन मामला आपकी नोटिस में लाना है। श्रीनगर के महजूर नगर का इलाका और श्रीनगर के महजूर नगर के इलाके के 2 नौजवानों पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने एक दोस्त जो श्रीनगर के नटीपोरा इलाके का रहने वाला है के साथ मिलकर एक खातून की अस्मदरी की। ये इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पे है, गैंगरेप इसे कहा जा सकता है। और इनके मामले को लेके वो खातून पिछले दिनों श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी आई थी और प्रेस कॉलोनी में उन्होंने मीडिया से स्टेटमेंट भी दिया था। और उस प्रेस कॉलोनी के स्टेटमेंट के बाद
दूसरे दिन कुछ महजूर नगर इलाके के ज़ियत शहरी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी पे आए और बताया कि ये वो मामला नहीं है। खातून पर इल्ज़ाम आयद किया कि खातून इल्ज़ाम तराशी करी है, तोहमतबाजी करी है और तोहमतबाजी ऐसी कर रही है कि इन बच्चों के का मुस्तकबल भी ख़राब हो रहा है। ये उन्हें श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंचा और हम पे लगातार महजूर नगर के लोग ये हमारे साथ राब्ता बनाए हुए थे कि इस वाक़े की पड़ताल करें, जांच पड़ताल करें, हक़ाइक़ सामने लाएं। हक़ाइक़ क्या हैं ये हम सामने ला तो नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ के मुकामी लोगों का जो बयानात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमने इसी मामले में आपको बताते चलें, ये महजूर नगर के 2 नौजवान हैं, एक तीसरा नौजवान इनका साथी है, दोस्त है इनका, वो नट्टीपुरा इलाके का रहने वाला है और इन पर इस खातून का इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसके साथ असमदरी की। ये नौजवान 25 से 30 साल की उम्र के हैं, लेकिन खातून 35 से 45 साल की उम्र की बताई जाती है। और इस खातून के साथ साथ मामला क्या है, ये असल मामला जो है वो हमने मौके पर जाके देखा। तो सबसे पहले हम आपको नाजरीन बताएं कि ये जो 3 लड़के हैं, इनमें से एक लड़का सरदार यानी सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, 2 मुसलमान लड़के हैं और ये खातून जो है वो भी गैर मुस्लिम है, पंजाब से उसका ताल्लुक़ है। और मामले की तहकीकात या मामले को देखने के हवाले से हमने सबसे पहले इनमें से जो सरदार लड़का है, सिख लड़का है, उसके वालिद से बात की, असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश की। अगर हमें मुकामी लोगों ने बताया कि आपस का एक झगड़ा है और झगड़े को नया रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको कि ये हमारे साथी अमजद खान ने बात की इनमें से एक एक्यूज़्ड की, उसके वालिद से। मेरे बेटे के पास गुरचरण सिंह जी, शायद इसका गुलाम मोहम्मद का बेटा, और वो जान मोहम्मद है, अरशीद, ये 3 हैं। तीनों पे इल्ज़ाम झूठा लगाया, बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम लगा के इनको फंसा दिया। आज पुलिस शाम को मेरे बेटे को लेगी, क्योंकि चंडीगढ़ में करते हैं बेचारे जॉब, इसका तो कोई हमें पता नहीं। ये थे चंडीगढ़, उसको रख दिया अंदर। आज इतने दिन हो गए, उल्टा इल्ज़ाम, प्रेस में गई, सारा गलत इल्ज़ाम दिया। इसने कहा कि मैं रामबाग रहती हूँ, वैसे ये मजूर नगर में रहती है, इसका धंधा यही है। इससे सब लोगों को, एक बूढ़ा बुजुर्ग इंसान है वहीं उसी मल्ले का, उस पर इल्ज़ाम लगाया इसने 2018 में, उसका भी केस चल रहा है। इतना जुल्म तो जुल्म किस लिए? हम तो यही कहते हैं सरकार से, SSP से, अपने गवर्नमेंट से, गवर्नर से अपील करते हैं, ये तीनों बच्चे हैं, गुरचरण है, अरशीद है या जान मोहम्मद है, जो भी है, ये बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह है। ये तो झूठा इल्ज़ाम लगाया उस पर बिना वजह। सिर्फ बात यही है कि शरारत की वजह से, जो थोड़ी सी शरारत होगी, रंजत होगी, इस पड़ोसी ने, मालिक हमारे साथ रहता है, द्वार के साथ द्वार है, इसको एहसास नहीं हुआ कि मैं ऐसा झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाता। उन बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। एक बच्चे की एंगेजमेंट थी आज, दूसरे की कल परसों 5 तारीख की एंगेजमेंट थी। इसने सब पर इल्ज़ाम लगा के सारा कर दिया, सबका बेड़ागर कर दिया। ये कौन सा इंसाफ है? हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हर किसी के पास अपील करेंगे, गवर्नमेंट से जाएंगे, ये झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है, हमारे बच्चों पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लग रहा है? क्योंकि कोई बात ही नहीं, कोई चीज नहीं। उसने अपना ये गैंग बनाकर तो गैंग रेप का केस डाल दिया। किस वजह से? अगर इसको ये रेप केस बोल रही है कि 7 तारीख को हुई, ठीक है, तो 9 को ये केस वहाँ पे इसके पर, इसी जेपी पर हो गया। इन्होंने, गुलाम मोहम्मद ने किया था। उस वक्त इसे पुलिस ने क्यों नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा जुल्म हो गया? ये कम से कम कोई 25 दिन के बाद बोल रही है, 20-25 दिन के बाद बोलती है भाई हाँ जी मेरे को रेप हुआ। ये क्या कानून इसको छान करे, बीन करे। मोहल्ले से पूछिए, मस्जिद वालों से पूछिए, गुरुद्वारे में जाइए, आप वहां पूछिए। अगर कोई इन लड़कों पर गुनाह चढ़ता है, हम जिम्मेवार हैं। मगर अगर झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे, बच्चों की जिंदगी की फ्यूचर खराब हो गया उनको कल शादी कौन देगा? बात तो यही है, शादी कौन देगा कल बच्चों को? अभी तो नौजवान बच्चे हैं सब, कोई 30 साल का है, कोई 28 साल का है, इतना, और पढ़े लिखे हैं, कोई वो बात नहीं है। उनका सारा फ्यूचर इसने खराब कर दिया, इस गंदी जनानी ने।
वहां पे इसका चल रहा है धंधा और हमारे बच्चों को फंसा दिया। हम इसमें ये बेवजह इंसाफ चाहते हैं, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। हमारे साथ पूरी कमेटी है, मुसलमान भाई हैं, सरदार हैं, गुरुद्वारा के हैं, बाजार के हैं, जहाँ के भी हैं, सबसे आप पूछिए। अगर किसी इस बच्चे का करैक्टर खराब होगा, मैं खुद उसका जिम्मेवार हूं, मैं लिख के दूंगा, उसको मत छोड़ो, मैं खुद उसको फांसी पर चढ़ाऊंगा। ये एक तल्ख हकीकत है और इस तल्ख हकीकत से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बताया जाता है कि ख़वातीन के हवाले से कहीं न कहीं जहां कवानीन में उन्हें बहुत ही प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन कुछ मामलात में इन कवानीन का गलत इस्तेमाल भी होता है। और इस खातून के हवाले से भी बताया गया, मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये कानून का गलत इस्तेमाल करी है, तोहमतबाजी करी है, क्योंकि इस खातून के साथ एक और लड़का है और जिसका कहीं और किसी के साथ जो घर का झगड़ा है वो है। और घर के झगड़े के हवाले से जब हम इस मौके पर पहुंचे तो हमें एक गली दिखाई गई और बताया गया कि यही गली जो है वो फसाद की जड़ है, दो पड़ोसियों का इस गली के वजह से झगड़ा हुआ। तो मौके पर क्या सूरत थी वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए, इस सारी कहानी के पस मंज़र में इस दरवाजे की कहानी भी कहीं आड़े आती है और कुछ कहें फसाद या विवाद की जड़ भी ये दरवाज़ा है। ये गली जो है तंग सी गली है और ये इन तीन घरों को, यानी इरशाद, उसके साथ साथ गुरचरण और साथ में एक और लड़का है जिसे जेपी सिंह कहा जाता है, उन तीन घरों का एक ही रास्ता जाता है। और यहाँ जो इरशाद और उसके साथ साथ गुरचरण, उसकी फैमिली और कुछ मुकामी लोग यही कहते हैं कि जेपी सिंह जो लड़का है 25-26 साल का या 30 साल का लड़का है और वो अक्सर रात देर गए घर आया करता था, जो इन लोगों को खड़कता था, क्योंकि रात देर गए दरवाज़ा खोलना इनके लिए मुश्किल हो जाता था या दरवाज़ा खुला रखना। तो फसाद यहाँ से शुरू होता है और ये दरवाज़ा खोलने या बंद करने की कहानी को लेके पहुँचते पहुँचते सीधा इस दरवाजे पे पहुँचता है। ये सामने वाला वो दरवाज़ा है जहाँ ये दो स्कूटर रखे गए हैं। इस दरवाजे के राइट साइड में गुरचरण का दरवाज़ा है और इरशाद का दरवाज़ा है और ये सीधा जेपी सिंह का दरवाज़ा है। और जेपी सिंह के दरवाजे की कहानी भी इस कहानी में कहीं ये मेल खाती है कि जेपी सिंह और जो महिला, जो औरत इस सारे में इल्ज़ाम लगा रही है, उनके आपस में कुछ ताल्लुकात हैं जो मुकामी लोग बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ मामला जो हैं ये गुरुद्वारे तक भी पहुँचे थे, मस्जिद कमेटी तक भी पहुँचे थे। यानी कभी इसमें मस्जिद कमेटी ने भी फैसला दिया है, कभी गुरुद्वारे तक भी बात कसम वगैरह तक भी पहुँची है और कसम से पहुंचने तक गुरुद्वारे में झगड़ा भी हुआ है। जेपी का और जो दूसरा गुरचरण है, इनका आपस में झगड़ा भी हुआ है। तो फितने की जड़ बताया जाता है कि ये दरवाज़ा है और दरवाजे की कहानी आगे बढ़ते बढ़ते उस महिला तक जा पहुंची है। अब वो महिला के इल्ज़ामात पर यहाँ के मुकामी लोग, यहाँ की मस्जिद कमेटी, यहाँ की गुरुद्वारा कमेटी के लोग भी मीडिया के पास पहुँचे थे। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट भी किया था। मैं इस खातून के ख़िलाफ़, इस महिला के ख़िलाफ़ बताया था कि ये इल्ज़ाम लगा रही है। ये गली की सूरत हाल, लेकिन अमजद ने यहाँ भाईचारा भी देखा। मामला मुसलमान और सिख दोनों आपस में इकट्ठे और यहाँ पे कहीं पे भी कम्युनल बात नहीं है। कुछ लोग कम्युनल रंग देने की कोशिश भी करते होंगे। मुसलमान लड़का और सिख लड़का आपस में दोस्त है, तो कहाँ से कम्युनल हो गया, ये भी एक पहलू। ज़रा अमजद बताए, दिखा रहे हैं मकान से मकान जुड़ा हुआ है, एक सिख का और मुसलमान का, सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले का और मुसलमान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले का। दोनों के मकानों की छतें भी मिलती हैं, दीवार नहीं है, दरवाज़ा उनके लिए एक है, गली एक है, तो कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं है। इस केस के अंदर एलिज्ड अक्यूज 3 शख्स हैं, 3 में से 2 महजूर नगर में रहते हैं। ये जो घर है जहाँ पर हम मौजूद हैं गुरचरण सिंह का है। इस घर के साथ वाला घर जहाँ पर अभी हम आपको लेके जाएंगे वो घर है इरशाद अहमद का, जो यहाँ रहते हैं महजूर नगर में। यानी 3 में से जो 2 एलिज्ड अक्यूज्ड हैं वो यहाँ पर इस घर पे रहते हैं और जो एलिज कर रहे हैं वो साथ वाली गली में बैक साइड पर रहते हैं। अब ये जो हुआ है इस सारे केस के अंदर एक चीज़ जो है बहुत ध्यान से देखने वाली है, वो ये है कि भाईचारा कितना सही है कि फंक्शंस भी एक साथ, रहना एक साथ, खाना पीना एक साथ, और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हुई रिसेंट दिनों में कि इल्ज़ाम भी दोनों पर एक ही साथ आया है। भाईचारे का एक सबसे बड़ा प्रतीक यहाँ पर इसमें ये दिख रहा है कि एंट्री दोनों घरों की सेम है। यानी ये सरदार जी का घर है, ये मुसलमान भाई का घर है और एंट्री दोनों घरों की एक है। और इन्हीं दोनों घरों के वो 2 लड़के हैं जो 3 में से 2 वो शख्स हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने एक महिला का बलात्कार किया है। यानी महिला ही कहती है कि उन पर बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है आज से कुछ समय पहले। लेकिन कहीं सारे स्टेटमेंट्स, कहीं सारे फैक्ट्स, तथ्य इसमें ऐसे हैं जिनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
इस केस से पहले भी एक केस चल रहा था जो उन महिला के साथ में जो साथी खड़े हैं उन पर था। वो केस जिस दिन कॉन्क्लूड हुआ उसके अगले ही दिन ये केस सामने आया कि महिला पर बलात्कार हुआ है। सवाल घर वाले ये खड़ा कर रहे हैं कि अगर ऐसा था तो जिस दिन पहले केस किया गया था उस दिन स्टेटमेंट सामने क्यों नहीं आए। वो भी पता करेंगे, वो स्टेटमेंट्स भी पूछा जाएगा। जो सामने का पक्ष है उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। भाईचारे की यह ताज़ा मिसाल, और उसी भाईचारे की मिसाल में हमें यह भी मालूम हुआ कि ये जो जड़ है वो आपस का झगड़ा है, स्कूटर से लेके कुछ और टायर के चोरी होने का झगड़ा, और उस झगड़े को किसी और ने नया रंगत दिलवाई है। तो यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ साथ हमने मस्जिद कमेटी से भी बात की, मुकामी इमाम मस्जिद ने भी हमने उनसे भी बात की। हमने उनसे जानना चाहा कि क्या है असल हकीकत और इन लड़कों का जो करैक्टर है, जिन पे कैरेक्टर एसिनेशन की बात की जा रही है, उनका करैक्टर के हवाले से कैसा रोल है, कैसा उनका है। क्योंकि ये जो मस्जिद के इमाम हैं ये भी मीडिया को बता रहे थे कि जो कुछ इन लड़कों के बारे में इस खातून ने इल्ज़ाम लगाया है वो सही नहीं है। मुकामी मस्जिद कमेटी के अक्सर लोगों ने हमें बताया कि जो कुछ भी इनके खिलाफ पुलिस पे जो मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है, वो सही नहीं है। और पुलिस से बताया जाता है कि इस मामले की बारीक बीनी और हर पहलू से तहकीकात की जाए। जो इसमें जेपी सिख है उसने इनके घर में चोरी की थी, इनके घर में चोरी की थी, स्कूटी का टायर भी चोरी लिया था, और इनके कुछ इनकी वो एंगेजमेंट हुई थी बेटी के, तो इनको कुछ सोना वोना वहाँ से आता है, सोना वही था इनके घर में, वो इसके बारे में चोरी भी करने आया था, इसको भी चोरी नहीं करेगा। फिर ये मस्जिद के पास आ गए, बोला कि जो ये मसला है ये हमारे पास चोरी करने आता है जो जेपी सिख है। फिर हम गए, मोहल्ले वाले गए, फिर हमने लिख कर दिया कि आप जाओ थाने पर, क्योंकि ये केस चोरी का है, थाने का है। तो उन्होंने भी लिया था उसको जेपी सिंह का, फिर उन्होंने आपस में मसला किया, उसको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद दो दिन के बाद इसको मसला हो गया। जो ये लेडी है जिनके घर में वो होता है जेपी सिंह, उन्होंने इन लड़कों के 3 के ऊपर गैंग रेप का केस चला दिया। जेपी सिंह कैसा लड़का है? जेपी सिंह, उसको आप महल्ले वाले को पूछ सकते, वो ऑलरेडी वो क्रिमिनल है। किस तरह का क्रिमिनल? वो अपनी माँ को भी पीटता है, सबको पीटता है, माँ के बर्तन, घर में बर्तन भी लिए है चोरी। वो इसके घर में करता है क्या है? अगर उसको घर यहाँ पर उसके घर में करता है क्या है, ये तो सवाल है ना। आप पूछे, कभी वो बोलती है ये मेरी बहन है, कभी कुछ। दरअसल जो इसमें एक और आदमी मुलवस है, वो इनका वकील है जो उनके घर में होता है, उसके ऊपर इससे पहले भी केस है। केस क्या है, वो जाली वो मोहरे डालता था, उसका केस भी आप रिकॉर्ड उसका मालूम कर सकते, उसका वो जाली मोहर डालता था। उस केस में कम से कम उसको 1.5 साल वो जेल हुई थी। इस औरत के बारे में क्या जानते हैं, आपको ये है नॉलेज? ये औरत, अगर आप वहाँ से भी पूछेंगे, कल इन्वेस्टिगेशन के लिए वो वहाँ पर ले गए थे उनको थाने में, कि वहाँ पर भी मोहल्ले वालों ने बताया ये कैरेक्टरलेस है, और हम भी बताते हैं ये कैरेक्टरलेस है। जो औरत ये बता रहे गैंग रेप, 3 आदमियों ने गैंग रेप किया। आप देख सकते हैं, अगर गैंग रेप 3 आदमी कर सकते हैं, वो औरत कहाँ से पहुँच सकती है वहाँ पर, वो प्रेस लाइन, और चल कहाँ सकती है? वो तो एडमिट होगी ना अस्पताल में। ये तो आप सोच सकते हैं खुद भी। ये औरत सरासर झूठ बोलती है, ये इन पर तहमत लगा रही है गैंग रेप, और इनको टेस्ट भी हुआ है, वो तो नेगेटिव आ गए। आप तो देख सकते हैं, पुलिस तो देख रही। हम गुरुद्वारे भी पहुंचे, और हम चूंकि मामला गुरुद्वारे तक पहले भी पहुंचा था, लड़ाई झगड़े का मामला पहुंचा था, तो हमने गुरुद्वारे में जो वहाँ पे हैं बड़े हैं उनसे पूछा कि क्या है वाक़ात ये सही मामला जो है ये आप तक पहुंचा था, क्या क्या हुआ था, ये सारी जो मामला आते वहाँ पे वो हमने उनसे पूछी थी। जेपी सिंह के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये हमारी दीवार चढ़े थे और हमें हमारी बेटी के साथ शायद रैप करने आए थे। वो पुलिस को और इनके बीच में पता है। फिर उसके बाद इरशाद अहमद मलिक और उसके साथ कुछ पुलिस वाले और 1-2 लड़के, शायद जेपी यहाँ पे किसी के घर में किराए पे रहता है, वहाँ तक वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो यहाँ इस औरत के घर में रहता है, जिस औरत ने इल्जाम लगाया उसके घर में जेपी रहता है। घर में ये किराए पे रहता है। किराए, इसका अपना घर तो ये है, इधर क्यों किराए पे? इसकी मम्मा के साथ नहीं बनती है। जब से इसके पापा की डेथ हुई है, इसकी आपकी मम्मा के साथ नहीं बनता है। कभी ये 6 महीने में, 4 महीने में एक बार घर जाता है, जो इसका कहना है। तो उसने यहाँ पे अपना कमरा रखा है। तो वो इरशाद अहमद मलिक और कुछ लड़के उसको यहाँ तक मारने तक आए हैं। उसके बाद जब यहाँ पे हमारा कैशियर साहब हैं, उसको पता चला तो हमारे 2-3 बंदे कमेटी के गए, तो इधर उधर दफा मामला कर दिया। उसके बाद ये रंजिश बढ़ती गई। फिर बीच में और एक दिन इन्होंने जेपी पे इल्ज़ाम लगा दिया कि नहीं जी फिर ये आया था चोरी के मामले में ये वो। तो फिर इनको हमने बोला कि मत करो यार, आपस में मत रखो रंजिश। ये औरत का क्या किस्सा इसमें? औरत अगर लड़ाई है इरशाद जेपी गुरचरण की, तो ये औरत जो है, ये खातून जो है, ये क्या इसमें इसने कैसे? ये खातून सर यहीं पे रहती है बहुत समय से।
इनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो गई है 2014 में फ्लड में, क्योंकि वो बाहर जा रहे थे उस टाइम, वो पता नहीं स्लिप हुई या बोर्ड क्या, तो उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद अपनी सास के साथ रहती थी। अब इसकी सास जो है वो अपने बड़े बेटे के साथ शायद दिल्ली की पंजाब का रहती है। तो अब ये जो औरत है ये अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पे रहती है। बाकी इसका जो मामला है उसके साथ हमें कोई ना पता है। नहीं, एक और बात जो हमें यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि इसने इससे पहले भी अपने ससुर के पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है, इससे पहले कुछ पड़ोसियों पर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। क्या ऐसी कोई नॉलेज आपके पास? सर हमारी कमेटी के पास तो ऐसा कोई नहीं, आप पड़ोसी भी हैं, तो पड़ोसी होते हुए नहीं, मैं पड़ोसी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे जाफरान कॉलोनी में रहता अच्छा, आप हूँ। दूर से? हाँ, मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी। तो क्योंकि जो भी हमारे पास आते हैं मसले वो लिखित में आते हैं, तो उनका हमने फैसला करना ये होता है। आपके पास नॉलेज नहीं है कि ससुर के साथ इसका झगड़ा हुआ था, उस पे भी इस तरह का आरोप, किसी वकील पे भी कुछ और तरह सर हम किसी का ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें भी अल्लाह ताला से डरना है, जवाब देना अल्लाह ताला के पास। तो इसलिए हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, इरशाद अहमद मलिक एक बार मैंने देखा है यहाँ पे आते हुए, जब गुरुद्वारा आया था फर्स्ट टाइम। और जो गुरचरण सिंह है वो तो डेली गुरुद्वारा में आते ही हैं, तो उसका इतना पता, वो अच्छा लड़का आता है जाता है बस। ये मामला और इस खातून के हवाले से खातून ने बताया है प्रेस कॉलोनी में, जो उसने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में बयान दिया है कि उसको ये वाक़ा 12 तारीख को पेश आया है और उसने पुलिस में 15 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो हम 12 तारीख के आसपास में क्या हुआ, गुरुद्वारे भी हम गए, हमने इनके पड़ोसी, खातून के पड़ोसी से भी पूछा कि उस रात को जिस रात का ये बता रही है, उस रात को क्या कुछ हुआ वहाँ पे, क्या वाकई कोई बस पड़ोसी, रात का 9 बजे का वक़्त था, रमज़ान का महीना था, ये रात का 11 बजे का वक़्त था, रमज़ान का महीना था, लोग तरावी उस रमज़ान के महीने में पढ़ते हैं और तरावी के बाद देर गए वापस घरों में आते हैं, तो इस तरफ मूवमेंट रहती है। रमज़ान के महीने में गली नुक्कड़ पे मूवमेंट होती है। रमज़ान में कुछ लोग आके देर गए तक गली नुक्कड़ पे बैठते भी हैं, तो कोई ऐसी मूवमेंट वहाँ पे देखी गई जो खातून का इल्ज़ाम है। वो हमने मुकामी उनके पड़ोसी से पूछा और हमने यहाँ के सिख बरादरी के भी शख्स से भी पूछा, हमने मुसलमान बरादरी के शख्स से भी पूछा। दोनों का हाल अहवाल, दोनों का बयान क्या था, आप सुनिए। नहीं, कुछ पता नहीं चला, न कुछ शोर हुआ न कुछ। इसके घर में किराएदार भी है, वो नेपाल के रहने वाले हैं, पूरी फैमिली है उसकी जी। हमने कुछ सुना ही नहीं है। और ये जब बोलती है 7 तारीख का, उस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है जी। हम मस्जिद से आते हैं 10:30-11 बजे, ये 11:30 का वाक़ा बोलते हैं, लोग जागे रहते हैं तो भी सुनते हैं कुछ न कुछ। हमने कुछ नहीं सुना, हम इसके पड़ोसी हैं, बिल्कुल कुछ नहीं सुना। और इसके घर में एक लड़का रहता है सरदार, ये कहता है मैंने उससे शादी की है जी, अल्लाह बेहतर जाने शादी की है, वो भी इसके घर में रहता है, फिर उसके सामने हुआ होगा जी। ये कहता है वो मेरा पति है जी, अल्लाह जाने वो इसका। उसका नाम क्या है जिसके बारे में बताती है पति? JP सिंह तो नहीं है? क्या मालूम है उसका नाम क्या है, तो क्या नाम है वो जो उधर रहता है इरशाद के घर के पास में? वो यहाँ पड़ोस में ही रहता है जी। वो कहता है ये मेरा पति है, मैंने इससे शादी की है। ये रात को यहाँ 10-10:30 तक साइकिल चला रही है अपने दोनों बच्चों के साथ। वो उसका यहाँ रहता था उसका पति। रमज़ान के महीने में मैं आता हूँ मस्जिद से 10:30 बजे, मैं देख रहा था इसको चलते हुए, न शोर सुना न कुछ, हमने कुछ नहीं सुना। थोड़ा सा बता सकें अंदाजन इस खातून की उम्र कितनी हो सकती है? इसकी 40 से ऊपर। ये जो JP सिंह है, जो जिसका बताते इसका हस्बैंड पति जो है, इसकी उम्र लगभग कितनी हो सकती है? उसकी कम से कम 25 से ऊपर। 25 से ऊपर, 30 के दरमियान। 25। हाँ, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओवरऑल अगर आपको हम कहें कि क्या वाकई में ऐसा हुआ हो सकता है, आप अंदाज़ा क्या कर सकते हैं? नहीं, अंदाज़ा कुछ नहीं कर सकता, हमने कुछ नहीं सुना। तो भी ऊंची आवाज़ में लोग बात करते हैं तो सुनते हैं, रात के टाइम में सुनते हैं, शोर होता है तो सुनते हैं। शोर की बात सुनो, ऊंची आवाज़ में अगर बात करेगा कोई वो भी सुनते हैं रात के टाइम, हमने कुछ नहीं सुना। एक बात कुछ पड़ोसी ने हमें बताई कि इस खातून के बारे में कि इसने माजी में अपने ससुर जी हैं जो फादर इन लॉ हैं, उस पर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाया है। इस तरह के इसके कुछ और हैं किस्से हैं, मोहल्ले में उस तरह की बातें हैं। क्या वाकई में ऐसा कभी कुछ आपने सुना? नहीं, हमने ऐसे कुछ बातें नहीं सुना। हाँ, इसको सास और इसके दरमियान लड़ाई चल रही थी बहुत टाइम से। ये जो है ये बाहर के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले? नहीं, ये कहते खुद यूपी के हैं। अच्छा। तो जो इसका ससुर था वो बाहर के थे, तो ये मकान किसी और सरदार के नाम पर है जी। तो फिर ये रहती है, इसकी ये हस्बैंड की डेथ हो गई थी जब छोड़ा है। हाँ, तो फिर ये सास और बहू थी, दोनों झगड़ा हुआ आपस में, सास चली गई कि ये रहते हैं यहाँ। ये बीच में 2-3 महीने इसके ये जो इसने 29 को दिया ना बयान या 30 को,
उससे पहले यहाँ जेके पुलिस आया था, मैं यहाँ था, तो इसने दरवाज़ा नहीं खोला। इसने इस औरत ने बोला उसको, ये मेरा किराएदार है जो इसका हस्बैंड है। पुलिस कह रहे थे, मैंने बोला पुलिस वालों ने मुझे बुलाया, बोला भाई इसका हस्बैंड यहाँ है, ये हमें दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, तो हम कल आएगा लेडीज़ पुलिस लेके। मैंने बोला माजरा क्या है? बोला वो चोर है। पुलिस वालों ने बोला इसका हस्बैंड चोर है, उसको हमको ले जाना है। अब फिर आया 3 दिन के बाद लेडीज़ पुलिस, शायद एसओजी भी साथ में होगा, तो आ गया तो उसको ले गया अपने साथ। इसने उनके साथ भी, पुलिस वालों के साथ भी ज़बान दराजी की बहुत। उससे पहले 2-3 दिन पहले तो फिर मैंने टीवी पे देखा कि ये गई थी उधर प्रेस कॉलोनी में, तो बोला मेरे साथ असमंदरी हुई, ये 3 बंदे हैं। ये बाद में सुना हमने, शोर शराबा कुछ नहीं। उन 3 बंदों मेरा नाम परविंदर सिंह है। मैं ये सामने वाले घर में किराए पे रहता हूँ जी। तो मुझे 1-1.5 साल हो गए यहाँ पर आए हुए। तो मामला यही, हमने भी सुना कि वो जो सरदार जी अमरीक सिंह जी हैं, उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया था कि मेरे बेटे को अरेस्ट करके ले गए। कुछ ऐसा केस है, आपके घर के सामने कोई लेडी है, उन्होंने कोई FIR दर्ज किया, कोई इल्ज़ाम लगाया है जिसमें 2 और लड़के कोई मुलविस है। तो तब से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस बारे में, तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि हमने कुछ देखा, जब तक अगर कुछ देखा हो तो हम बता सकते हैं, या कोई शोर सुना हो, वो भी हमने कुछ ऐसा सुना नहीं है। लेडी का कहना है कि ये 7 तारीख को ऐसा रात को 11:30 बजे हुआ है, लेकिन तब से लेके हमने कोई ऐसा, मतलब यहाँ कोई ऐसा नहीं था। हाँ, एक बार देखा था, एक बार 9 तारीख को मैं घर में खाना खा रहा था, तो शायद 9 ईद से कुछ 2-4 दिन पहले की बात, क्योंकि वो लड़का जो आया था, 2 लड़के थे, उनके साथ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाना सदर से भी आए थे। तो वो लड़का यही बोल रहा था कि आज मेरा रोज़ा है, तो मैं मतलब प्यास लग रही है, तो उसने ज़्यादा बातें नहीं की थी। तो इन्वेस्टिगेशन में खाली किसी JP सिंह के बारे में पूछ रहे थे जो सदर थाना से आए थे। तो ये लेडी ने यहाँ से खड़े होकर बोल रहे थे कि वो मेरा टेनेंट है, तो अभी यहाँ नहीं है। टेनेंट है या हस्बैंड है? पुलिस ऑफिसर को बोला था मेरा टेनेंट है। अच्छा, पुलिस तो मोहल्ले में क्या बता रही है कि वो क्या लगता है उसका? मोहल्ले में सर हमारी इनके साथ कोई इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन है नहीं, जैसे किसी के साथ सलाम दुआ, हमारा तो कुछ भी इनके साथ नहीं। आप तो आमने सामने वाले पड़ोसी हैं, तो क्यों? बिल्कुल नहीं सर, कोई आपस में है ही नहीं इंटरेक्शन। मेरे को लगभग साल में बताऊँ 7-1.5 साल से हमारे इनके साथ कोई जैसे नेबर्स में सलाम दुआ, ये क्योंकि बाहर निकलते ज़्यादा नहीं है मैडम, और इनके बच्चे भी शायद अंदर ही होते हैं ज़्यादा। वो बच्चे कभी यहाँ साइकिल पर घूम रहे होते हैं, लेकिन मैडम खुद तो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, अंदर होती हैं। तो यही है कि हमें मतलब अगर ऐसा कोई वाकया मोहल्ले में कुछ ऐसा हुआ होता, रात को गाड़ी वाड़ी कोई थोड़ा बहुत तो कुछ शोर और मचा होता, लेकिन ऐसा कुछ हमारे को सुनाई नहीं दिया। एज ए हमसाया हमने कुछ सुना भी नहीं। लेकिन ये 7 को बोल रहे हैं, 29 को इसका लगा रहे हैं FIR। तो अब वही वो बच्चे में बताऊँ, वो 2 आए, वो पुलिस ऑफिसर को शायद लेके आए थे। उन्होंने पूछा था कि भाई आप वो कौन है, कहाँ है, क्या, तो उन्होंने कहा था मेरे पास वो मेरे टेनेंट। श्रीनगर के महजूर नगर के इलाके का ये वाक़ा, और इस वाक़े में मामला पुलिस तक पहुंचा है। पुलिस तहकीकात करी है। सबको उम्मीद है कि पुलिस यहाँ इंसाफ के सभी तकाजे पूरे करेगी। और इस वाक़े में इस खातून ने जो कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, उसमें मुकामी लोग बताते हैं कि हकीकत कहीं नहीं है। और पुलिस को सबसे पहले इस मामले में जब तहकीकात करनी है, तो वो लड़ाई झगड़ा का मामला भी सामने रख के देखें कि लड़ाई कहाँ कहाँ से हुई, कहाँ पहुँची। और जब लड़ाई हुई, लड़ाई में भी पुलिस ने इंक्वायरी की है। लड़ाई को अब दूसरा रंगत, आपस का झगड़ा, पड़ोसियों का झगड़ा, उसको इस खातून ने दूसरा रंग दिया है। और इम्पॉर्टेंटली ये खातून जो है, ये झगड़े में तो डायरेक्टली नहीं आ रही है, लेकिन इनडायरेक्टली एक और शख्स है जो उसके इस खातून के साथ देखा जाता है, तो वो झगड़ा इस खातून को सामने ले आया है। तो सब लोग ये भी कहते हैं, मुकामी लोग ये भी कहते हैं कि इंसाफ के सभी तकाजे पूरे करने चाहिए, क्योंकि मुकामी लोगों के मुताबिक ये तीनों नौजवान बेकसूर हैं। वो रोज़गार के मतलाशी हैं, उन्हें उनकी ज़िंदगी का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है। तो सभी तकाजे पूरे करने के बाद इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ में देरी नहीं होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि पुलिस सभी मामलात की तहकीकात करे और देखे कि कौन असल गुनहगार है, कौन असल मुजरिम है, और कौन मुजरिमाना रंगत इसमें पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही फिलहाल श्रीनगर से मुझे इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर होगी मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।